समक्ष उपस्थित हूँ एक बार फिर से। जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे फ्रंट पे कि मैं आज आपको थोड़ा-सा स्वर और व्यंजनों का एक संक्षिप्त परिचय दूँगा, जो कि विभिन्न परीक्षाएँ होने वाली हैं, प्रस्तावित हैं और उसमें ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत पूछता है अक्सर। तो जैसे स्वर और व्यंजन इसमें बड़ा डाउट होता है, तो अलग-अलग किताबों में व्याकरण, हिंदी व्याकरण में थोड़ा-सा अलग-अलग चीज़ें दी रहती हैं। तो एक ये ऑथेंटिक किताब है, उसका प्रमाण है। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे स्वर के प्रकार आप देख रहे होंगे जैसा है वर्णमाला, एक दृष्टि में लिखा है वर्ण तालिका। तो स्वर का जो प्रकार है वो 2 प्रकार के स्वर के 2 प्रकार इसमें इंडिकेट हैं, वैसे होते 3 प्रकार हैं। तो स्वर को 3 प्रकारों में बाँटा जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और ये उच्चारण के हिसाब से बाँटा गया है। जब आप कभी भी फ्यूचर में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, जब फ्यूचर में कभी भी आप कविता में दोहा वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे मात्राओं की काउंटिंग की जाती है, तो उसमें बड़ा काम आता है ये। तो ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व माने ह्रस्व शब्द का अर्थ होता है छोटा। तो ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व का मतलब ही होता है छोटा, तो उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व शुद्ध उच्चारण भी करना है हमें। तो अ, ई, उ, री ये ह्रस्व स्वर हैं, इनकी संख्या 4 बताई गई है हिंदी के लिए। ध्यान रखिएगा संस्कृत में चीज़ें थोड़ा चेंज हो जाती हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर बताए गए हैं आ, बड़ी ई, कुछ लोग आ नहीं कहते, इसको बड़ा आ कहते हैं। तो बड़ा आ शब्द नामक कोई चीज़ नहीं होता है, अ के बाद आ होता है। बड़ी ई जरूर होती है, बड़ा आ नहीं होता। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ स्वर होते हैं। इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। और अभी एक इसमें इंडिकेट नहीं है जिसको मैंने अभी बताया है प्लुत। तो प्लुत जो स्वर होते हैं, प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। वैसे इसका यूज बहुत कम होता है, जैसे ओम, ओम एक प्लुत स्वर है, ठीक है। तो म वगैरह पे आप मत जाइएगा। और फिर अभी हम स्वरों का ही पूरा देखेंगे। जैसे आप देखिए स्वरों का वर्गीकरण देखिए आप, वर्गीकरण होता है विभाजन। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। 3 पार्ट ये हो गया आपका। तो ह्रस्व स्वर में हमने आपको बताया अ, ई, रि न अ, ई, री, उ ये ह्रस्व स्वर हो गया। दीर्घ स्वर में आपको हमने बताया आ हो गया, बड़ी ई हो गया, ए, ऐ हो गया, ओ, औ हो गया, उ हो गया। और एक हमने आपको प्लुत स्वर बताया जिसमें ओम आता है, वो स्पेसिफिक है, उसको आप छोड़ सकते हैं। इसलिए इसने उसमें दिया भी नहीं है। इस किताब में उन्होंने इसका इंडिकेशन नहीं किया है, दिया नहीं। अब आप देखेंगे स्वर की कुछ ऐसे खास चीज़ें होती हैं जिसको आप कभी कभी अपवाद के रूप में आ जाती हैं, तो उनको भी इन्होंने पार्ट कर दिया है उसका। जैसे निरानुनासिक मौखिक स्वर इनको कहते हैं, जिसमें अ, आ, ई आते हैं। ये बहुत बड़े कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पूछता है, या डीप में जब जाएंगे तब। और एक होता है अनुनासिक स्वर, जैसे अ, आ, ई ना। मतलब अ के ऊपर चंद्र बिंदु लग गया है, ध्यान से देखिए, तो अनुनासिक स्वर। लेकिन इनका जिक्र कम आता है, लेकिन जानना हमें चाहिए। अच्छा, इनके उच्चारण स्थान आप देख लीजिएगा, किस स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है। तो कंठ का उच्चारण होता है अ, आ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। तालु से मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, यहाँ से ई का उच्चारण होता है। और मूर्धा से किस स्वर का उच्चारण होता है? सीधे सीधे देखिएगा, री का, ए, ऐ, ओ और का। और ओष्ठ से किस का उच्चारण होता है? ऊ बड़ा ऊ का। तो ये स्वर का वर्गीकरण है, ठीक है। और इसके अलावा आयोगवाह होते हैं, और ठीक है। तो आयोगवाह और आयोगवाह वगैरह को आप जैसे आप होता है ना अंग अह, तो इसको स्वर में काउंट मत करिएगा, ठीक है। इसको आयोगवाह वगैरह में काउंट किया जाएगा। तो ये पूरा चार्ट अगर आपके माइंड में रहेगा तो आपको स्वर क्लियर हो जाएगा। कुछ खास बातें भी इसमें दी गई हैं जिसको आप दिमाग में रखेंगे तो बहुत कुछ आपका डाउट वर्णमाला से संबंधित क्लियर रहेगा हमेशा, किसी भी कक्षा में आप रहेंगे। जैसे जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी की सहायता से दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, स्वर कहलाते हैं। स्वर की परिभाषा है ये। उसके बाद जिन स्वरों का के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। कम समय मतलब एक मात्रा का समय कहीं के पढ़ाया जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व में से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, मतलब ह्रस्व में मान लीजिए थोड़ा सा समय लगा, ह्रस्व से थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, उसको दीर्घ कहते हैं। और इन दोनों से मतलब ह्रस्व और दीर्घ से ज़्यादा समय थोड़ा लगेगा तो उसको हम प्लुत कहेंगे। तो कहीं कहीं परिभाषा ये जो दी है आपके सामने ये रहता है, कहीं कहीं रहता है परिभाषा में जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो ह्रस्व स्वर आगे डिटेल दे ही दिया इन्होंने, अ, ई, उ, री। उसके बाद मूल स्वर अ, ई, उ, री,
ठीक है। ह्रस्व स्वर को भी मूल स्वर भी कहते हैं। क्यों मूल स्वर कहते हैं? मूल माने होता है जड़, क्योंकि अ से ही बड़ा अ से ही आ का निर्माण हो रहा है, ई से बड़ी ई का निर्माण हो रहा है, ऊ से बड़ा ऊ का निर्माण हो रहा है। तो बड़ा ऊ के निर्माण के पीछे छोटा ऊ लगा हुआ है, तो इसको इसलिए छोटा ऊ को मूल स्वर भी कहते हैं, छोटी ई को मूल स्वर भी कहते हैं, अ को मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप जानेंगे। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ मैंने बताया ना, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। आगत स्वर क्या है? आ। आगत मतलब जो जो स्वर स्वरों में किसमें आ गए हैं, शामिल कर लिया गया है, इनका यूज कहीं कहीं होता है, उसको आगत स्वर कहते हैं। अग्र स्वर किसे किसे कहते हैं? मध्य स्वर किसे कहते हैं? पश्च स्वर किसे कहते हैं? समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर क्या है? अभी आपका इसके डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन में केवल नॉर्मल चीज़ें, वन लाइनर क्वेश्चन देखिए, पीसेस वगैरह के प्री वगैरह में भी नॉर्मल पूछता है। और उसके अंग अह को, ठीक है, आयोग और विसर्ग, अह को विसर्ग और आयोग वाह, ठीक है, आयोग वाह विसर्ग, इसको आप अलग से अंग अह को काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने उसको यहाँ पे नहीं दिया है। तो ये शॉर्टकट परिचय है स्वरों का, शॉर्टकट पूरा एकदम स्वरों का आप डिटेल जान लीजिए कि अक्षर आगत स्वर क्या है। और थोड़ा सा व्यंजन का इन्होंने दिया है, तो व्यंजन के प्रकार स्पर्श, अंतस्थ, उष्म, संयुक्त। और आगत व्यंजन जैसे ज में नीचे देखिए छोटी सी बूंदी लगी है, उसको आगत कहते हैं। मतलब वो हमारे हिंदी वर्णमाला का व्यंजन नहीं है, उसको हमने कहीं से लिया है, अपने में शामिल कर लिया है। जैसे कहते हैं ना भैया, इसका थोड़ा सा उदाहरण मैं आपको ऐसे बताऊंगा, आगत वाले का कंफ्यूजन हो, क्योंकि बाहर से आया हुआ है। जैसे कभी कभी किसी गांव में आदमी दूसरे गांव से आके बस जाता है, तो धीरे धीरे करके वो गांव का सदस्य हो जाता है, ज़मीन उमीन ले लेता है, वहाँ रहने लगता है। तो ऐसे ही जो वर्णमाला के ऐसे कुछ शब्द हैं व्यंजन में, जो कि दूसरे भाषाओं से हमारे व्यंजन में आके घुस गए हैं, लेकिन हमने उनको अपना परिवार मान लिया है, चाहे वो अरबी फारसी के हों। तो नुक्ता लगा करके, जैसे कि आप देख रहे होंगे आगत में ज के नीचे बूंदी लगी है, फ के नीचे बूंदी लगी है, तो आगत व्यंजन है। तो व्यंजन का डिटेल यहाँ नहीं दे रहे हैं। तो इन्होंने स्वर की संख्या 11 मानी है, व्यंजनों की संख्या 41 मानी है, टोटल 52। अब आपको जैसे कि आगत वगैरह ये सब काउंट करते हैं तमाम जगहों पे, तो थोड़ा सा 53 54 ये कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन हमेशा विवादित भी रहते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये आपका डिटेल हो गया। धन्यवाद।